हमारे जो एजाज़ भाई हैं, इंजीनियर एजाज़ अहमद, इनका उन्वान है कि सीपेक के हवाले से चीन के मफादात और उनके अहदाफ, उनके माशी और माशरती असरात और पाकिस्तान के इनसे हासिल करने के लिए क्या तरजीहात होनी चाहिए, ये मौज़ूआत हैं, 3 मौज़ूआत हैं ये। तो मैं एजाज़ भाई से गुजारिश करूँगा कि आके इसके ऊपर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये टॉपिक है चाइनीज़ एस्पिरेशंस एंड गोल्स, फाइनेंशियल एंड सोशल एस्पेक्ट्स एंड रीपिंग द बेनिफिट। 3 टॉपिक है ये, बेसिकली एक ही टॉपिक है मगर 3 इसके हेडलाइंस हैं। तो बेसिक फैक्ट्स मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले। तो इसके बेसिक फैक्ट्स ये हैं कि दुनिया में इकोनॉमिक ग्रोथ के 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसमें सबसे पहली है टेक्नोलॉजी, दूसरा है वेल्थ यानी दौलत इन द शेप ऑफ नेचुरल रिसोर्स हो या लिक्विड मनी हो, और तीसरा है ह्यूमन कैपिटल। इसकी एग्जांपल ये है कि तीनों चीज़ें अमेरिका के पास हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमिक पावर है वो, जिसमें उसके पास सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। दूसरी जो है चाइना नंबर 2 इकोनॉमिक पावर है और उसके पास ये वेल्थ बहुत ज़्यादा है, लिक्विड मनी, और ह्यूमन कैपिटल उसके पास बहुत ज़्यादा है। और तीसरे जो है इंडिया है, उसके पास ना टेक्नोलॉजी है यानी कि एज सच, और ना उसके पास वेल्थ है, उसके पास ह्यूमन कैपिटल है। उस ह्यूमन कैपिटल के बेस के ऊपर वो लीडिंग अभी इकोनॉमिक ग्रोथ में आ रहा है और वेरी सुन वो टॉप 10 में आ जाएगा, और ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि वो बहुत जल्द आगे बढ़ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। इसके अंदर चाइना की जो सिचुएशन है कि वो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इज़ इन चाइना। वर्ल्ड रिसोर्सेज दुनिया के अंदर लिक्विड मनी और गोल्ड की सूरत में $13 ट्रिलियन है, जबकि चाइना के पास $4.3 ट्रिलियन है। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इज़ इन चाइना। और दूसरी बात जो ह्यूमन कैपिटल की है, वो चाइना इज़ होम ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। दुनिया की 20% पॉपुलेशन जो है वो चाइना में रहती है। चाइना इज कीनली लुकिंग फॉर वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इट्स ह्यूज कैपिटल रिसोर्स एंड पार्टनरशिप एवेन्यूज़ फॉर इट्स जायंट एंड स्किल मैन्युफैक्चरिंग बेस। एटलीस्ट 1 बिलियन जॉब्स आर रिक्वायर्ड ऑल द टाइम। ये चाइना के चैलेंजेस हैं। 1 अरब जॉब उसको हर वक्त चाहिए होती है। 30 करोड़ चाइनीज़ जो हैं चाइना के बाहर काम कर रहे हैं, और चाइना की इकोनॉमी लास्ट 3 साल से डाउन पे जा रही है। 15 करोड़ लोग जो हैं वो बहुत पुअर हैं। यूनाइटेड नेशन का जो इंडिकेटर है $1.25 पर पर्सन पर डे, पर अडल्ट पर डे। तो अगर इसको आप इस तरह लगा लें कि अगर मियाँ बीवी और 1 बच्चे की फैमिली आप ले लें तो 2 अडल्ट हो गए, और 3 अगर इसको आप $2.5 हो गया और 30 से मल्टीप्लाई करें और पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें, 7,500 रुपये में उनको पूरा महीना चलाना पड़ता है। ये कहलाते हैं लीस्ट एक्सट्रीम पुअर लोग। और इस तरह के जो है 15 करोड़ लोग वहाँ पे मौजूद हैं। यानी अडल्ट के पास $1.25 पर अडल्ट पर डे और लेस, तो ये एक्सट्रीम पुअर कहलाते हैं, जो कि 15 करोड़ हैं वहाँ पे। मोर देन 10 मिलियन हैव नो जॉब्स इन चाइना। बिगेस्ट ब्रेन ड्रेन हैपनिंग इन चाइना। उसके जो एजुकेटेड क्लास है यूरोप अमेरिका जा रही है, क्योंकि उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिल रही है। इकोनॉमीज़ अक्रॉस द, ये बहुत दूसरी बात है, वर्ल्ड रिलायंस ओवर चाइना, कि इकोनॉमीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड हैव ग्रेवेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज इफ ओनली मॉडेस्ट डिक्लाइन ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी। Whatever commodity China buys, the prices goes up and vice versa। जो चीज़ चाइना खरीदता है वो चीज़ का जो है पूरी दुनिया में, और जिस कंट्री से ख़रीदता है उसका डिमांड बढ़ जाता है, और उसकी जो है उसमें सेलिंग एंड बाइंग जो है ना फास्ट हो जाती है, और इकोनॉमी उसकी ग्रो करती है। और जिस चीज़ को चाइना नहीं बाय करता है वो चीज़ स्लो हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान में कॉटन है और चाइना अगर कॉटन को बाय नहीं करे तो पाकिस्तान को बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा और पाकिस्तान इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। या किसी कंट्री में अगर आयरन ओर्स पैदा होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, कोई और है, कॉपर है, अगर वो चाइना नहीं बाय करता है किसी भी रीज़न से, तो उस कंट्री की इकोनॉमी नीचे चली जाएगी। वॉट एवर कमोडिटी चाइना बाय, इट्स प्राइसेस गोज अप एंड वाइस वर्सा। अगर वो बाय करता है तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, और अगर वो बाय नहीं करता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे चली जाती है। फॉर एग्जांपल, अर्जेंटीना, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील, इसमें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया बहुत लीडिंग इकोनॉमीज़ हैं। अगर ये जो है ये हाईली रिलाई करती हैं चाइना के बाइंग के ऊपर।
अगर चाइना की इकोनॉमी स्लो हो जाए, वो बाई नहीं करें, तो ये कंट्रीज जो है ना इनकी इकोनॉमी कोलैप्स होने का खतरा हो जाता है। और चाइना इज सेकंड बिगेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट। ऑब्वियसली पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो यूएसए में होती है और दूसरे नंबर पर चाइना में होती है। एज कंपेयर टू द राइज ऑफ चाइना सम 2 decades बैक इन 90s 90 to 95 96, नाउ वर्ल्ड इज मच मोर वरीड ऑन फॉल ऑफ चाइना। जो पहले 1990 से 95-96 में बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे थे, चाइना के जो वेस्टर्न इकोनॉमी जो है वरीड हो रही थी कि चाइना की राइज हो रही है और कैपिटलिज्म में भी उसके मुकाबले में चाइना बढ़ रहा है, तो अभी वो ज़्यादा वरी हो रहे हैं कि वो चाइना के कोलैप्स हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। Communist Party is aware of the extraordinary high risks and consequences of economic slowdown which will significantly affect not only China but the whole world। चाइना के अंदर भी इसके इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि चाइना के अंदर भी डिफरेंट डेमोग्राफी है और डिफरेंट लोग हैं, वो आगे थोड़ी सी बात होगी, और जो है पूरे वर्ल्ड के ऊपर उस इकोनॉमी का फर्क पड़ेगा अगर चाइना नीचे हो जाता है तो। सो दे हैव बीन एग्रेसिवली परसुइंग रिफॉर्म्स। चाइनीज, अब मैंने आपको बेसिक फैक्ट्स बताया, अब चाइनीज एस्पिरेशन और गोल्स पर आई है। चाइना का गोल क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। अ साइजेबल नंबर ऑफ चाइनीज बिकेम रिच एंड वेल्दी इन लास्ट 20 years बट मोस्टली इन ईस्टर्न चाइना। ये ईस्टर्न चाइना, ये जो डार्क ग्रीन में आप देख रहे हैं, ये ईस्टर्न चाइना है। इसमें शंघाई भी है, इसमें बीजिंग भी है, इसमें हांगकांग भी है, इसमें ग्वांगजू भी है, और इसमें सारे इंडस्ट्रियल, ये जो डार्क ग्रीन में देख रहे हैं ये ईस्टर्न चाइना है और ये हाईली डेवलप्ड है। और बीच वाला जो है ये सेंट्रल चाइना है और सबसे येलो वाला जो है ये वेस्टर्न चाइना है। तो ए साइजेबल नंबर ऑफ चाइनीज बिकेम रिच एंड वेल्दी, उनकी जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गई है। ईस्टर्न चाइना की बात कर रहा हूँ, और उनकी वेजेस भी बढ़ गई हैं, उनकी सैलरी बढ़ गई है इन लास्ट 20 years बट मोस्टली इन ईस्टर्न चाइना। ड्यू टू हाई अर्निंग ईस्टर्न चाइना बिकेम लेस कम्पिटिटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उनकी प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है, तो वो ईस्टर्न चाइना इज नो मोर कम्पिटिटिव एज बिफोर। चाइना प्लान टू ट्रांसफर इट्स मैन्युफैक्चरिंग बेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग हाईली डेवलप्ड ईस्टर्न चाइना टू अंडर डेवलप्ड वेस्टर्न चाइना। ये वेस्टर्न चाइना के अंदर गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वो चाहते हैं कि यहाँ से अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस, वो ये जो येलो देख रहे हैं आप, ये वेस्टर्न चाइना है, वो ग्रीन से जो है ना येलो में ट्रांसफ़र कर दें, यानी ईस्टर्न से वेस्टर्न में ट्रांसफ़र कर दें। And in wealthy and industrialized eastern region, China will shift its manufacturing base to high value service sector में आ जाएगा, which contributes a larger share in country's GDP। वो उसके अंदर वो सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे, लाइक बैंकिंग, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइक सॉफ्टवेयर, लाइक कम्युनिकेशन, लाइक इंश्योरेंस, लाइक हेल्थ, लाइक एजुकेशन, ये सर्विस सेक्टर कहलाता है। सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, तो ये ईस्टर्न चाइना जैसे मैंने आपको दिखाया ये सर्विस में हो जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है ये उनका टारगेट है। ये आप छोटा सा इसमें देख सकते हैं कि पॉपुलेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, अगर आप पॉपुलेशन वाला पहला देखें, लेकिन आप जीडीपी में देखें तो जीडीपी में बड़ा फर्क है और एफडीआई में बहुत ही फर्क है, यानी वेस्टर्न जो है बहुत ही पुअर इम्पावरिज्ड है। ये इसमें भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि बीजिंग, ग्वांगजू, हांगकांग, शंघाई, ये सब ईस्टर्न चाइना, ईस्टर्न बेल्ट में आते हैं। चाइनीज स्ट्रेंथ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाइनीज सिंगल मोस्ट स्ट्रेंथ इट्स एबिलिटी टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय अचीविंग इकोनॉमी ऑफ स्केल। चाइना हर चीज़ को बल्क में प्रोड्यूस करता है, ये उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसकी कंजम्पशन इतनी है, उसकी अपनी इन हाउस कंजम्पशन है, और फिर वर्ल्ड में वो एक्सपोर्ट करता है, एंड विद लेसर वेजेस, एंड उसकी वेजेस बहुत कम है। पूरी दुनिया में एक टाइम था उसकी वेजेस बहुत कम थी, और वो एक तरह का जो एक्सप्लॉइट कर रहा था अपने वर्कर्स को, और उसकी एनर्जी कॉस्ट भी काफ़ी कुछ इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी हाल ऐसा ही है, मोरलेस ऐसा ही है। और दूसरी बात है कि 66% पावर वो कोल से बनाता है सिंस लॉन्ग। कोल की प्राइस आपको पता है बहुत कम होती है, एनर्जी प्रोडक्शन, कोल की प्राइस बहुत कम होती है, तो 66% वो अपनी एनर्जी जो है वो कोल से बनाता है। तो इन सूरत ये उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए कि वो इकोनॉमी ऑफ स्केल में उसकी प्राइस ऑफ गुड्स कम होती है, तो इसके लिए वो चाहता है कि वो कनेक्टिंग टू पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाए। और वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए इन सितंबर 2013 चाइनीज प्रेसिडेंट अनाउंस द प्लान ऑफ बिल्डिंग सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड नोन एज वन बेल्ट। ये आप देख रहे हैं ब्लू के अंदर जो है ये मैरीटाइम सिल्क रोड है, और रेड के अंदर जो है ये लैंड का रूट है, जो ये पूरे जैसे अभी पहले बात हुई कि अरब को, अफ्रीका को, मिडिल ईस्ट को, उधर रशिया को, उधर यूरोप को
और ये इधर जो है ईस्ट एशिया को यानी कि इंडोनेशिया और मलेशिया को, ये सबको कनेक्ट करके पूरे यानी कि इस रीजन को वो कनेक्ट करना चाहता है। ये भी थोड़ा सा इससे पता चलता है, ये पूरे रीजन को कनेक्ट करना चाहता है। दिस इज टू कनेक्ट एंटायर एशियन, यूरोपियन, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स, देयर सीज एंड देयर हाई पोटेंशियल सिटीज एंड कंट्रीज टुगेदर। उसका टारगेट ये है कि ये यूरोप तक जितना भी रास्ता जाता है वो उसको कनेक्ट कर ले। ये उसका थोड़ा सा है। अच्छा, इसके अंदर उसके सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, बल्कि उसके डिफरेंट और भी हैं। जैसे चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर है, ये चाइना से ऊपर मंगोलिया में जाता है, मंगोलिया से रशिया में जाता है, रशिया से यूरोप में चला जाता है। ये उसका एक कॉरिडोर, उसके ऊपर भी वर्किंग हो रही है। और दूसरा है चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर, जिसके अंदर ये ईरान और टर्की और रशिया और फिर यूरोप में जाता है। ये उसका प्लान है। और तीसरा जो है चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर, वो नीचे ये मैरीटाइम रोड, मैरीटाइम जो सिल्क, ये अपना सी का जो रोड है, और वो जो है मलेशिया इंडोनेशिया से होता हुआ ये जाता है। और चौथा पाकिस्तान का है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके ऊपर काफ़ी बात हुई अभी। और पांचवा जो है बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, वो यहाँ से चाइना से म्यांमार में जाएगा, म्यांमार से इंडिया में, इंडिया से बांग्लादेश में, बांग्लादेश से दोबारा इंडिया में। ये उसके 5 प्लान्स हैं जो वो साइमल्टेनियसली पांचों के पांचों को एक साथ कर रहा है। मेजर सिटीज इट कवर्स आर हनोई वियतनाम, जकार्ता इंडोनेशिया, कोलालमपुर मलेशिया, पाकिस्तान पूरा, कलकत्ता यानी इंडिया, अलमाते समरकंद सेंट्रल एशिया, तेहरान ईरान, मॉस्को रशिया, नैरोबी अफ्रीका, एंड पासिंग ऑल अक्रॉस यूरोप टू वेनिस इन इटली। चाइनीज इन्वेस्टमेंट टोटल इसकी $200 बिलियन है। जी, पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है। $200 बिलियन का 3 साल में उसका ये वो है। और चाइनीज टारगेट्स क्या हैं? कनेक्टिंग एमर्जिंग ईस्ट एशियन मैन्युफैक्चरिंग हब विद द डेवलप्ड यूरोपियन कंज्यूमर मार्केट। ईस्ट एशिया में 4 कंट्रीज हैं जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाते हैं। उसमें चाइना, जापान, कोरिया मींस साउथ कोरिया, ताइवान, ये 4 कंट्री हैं जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाते हैं, जो दुनिया के अंदर ह्यूज उनका जो है ना वो है। और उसकी जीडीपी जो है वो अमेरिका के बराबर है ऑल टुगेदर, क्योंकि अमेरिका जो है हाईटेक में जितना एक जहाज़ बना करके $100 करोड़ का जो जहाज़ बनाता है, वो $100 करोड़ की उतने ही अमाउंट की वो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं। उस लिहाज से उनकी, और वो मार्केट में कम्पीट करते हैं, तो उनकी वैल्यू ज़्यादा है। वन बेल्ट वन रोड पासेस थ्रू ऑल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट एंड टू बेनिफिट चाइनाज एनर्जी डिप्लोमेसी। चाइना जो है एनर्जी डिप्लोमेसी को भी उसमें करना चाहिए। चाइना के जैसा इसमें बता दिया कि मैन्युफैक्चरिंग हब जो कंज्यूमर मार्केट जो है यूरोप और अमेरिका की है, कंज्यूमर मार्केट जो है यूरोप और अमेरिका की है, मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो जो है ईस्ट एशियन की है। तो ईस्ट एशिया को यूरोप और अमेरिका से कनेक्ट करना चाहता है, यहाँ से प्रोड्यूस करे वहाँ पे लेके जाए। और इसके लिए उसने ये जो है ना, उसके साथ साथ ऑयल डिप्लोमेसी भी है उसकी। गोइंग ग्लोबल, ये चाइना का एक और टारगेट है। तो वो चाहता है कि एक्सप्लोरिंग प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो चाइना की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी अगर उसको मिनरल नहीं मिलेंगे, कॉपर नहीं मिलेगा उसको, अगर क्या नाम है, अगर आयरन नहीं मिलेगा, या उसको दूसरे जो एल्युमिनियम नहीं मिलेगा, या उसको दूसरी चीज़ें अगर नहीं मिलेंगी, तो उसकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। उसकी ह्यूज डिमांड है। तो वो चाहता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ तक भी है वहाँ तक अपने रोड को लेके जाए और उसको जो है ना वहाँ तक एक्सटेंड करे। यूजिंग चीप मैन पावर ऑफ एशिया एंड अफ्रीकन रीजन्स बाई सेटिंग अप इंडस्ट्रियल जोन्स नियर बाई पासिंग कॉरिडोर्स। जो पासिंग कॉरिडोर्स हैं उसके साथ वो इंडस्ट्रियल जोन भी करना चाहता है। मोर बिजनेस इंटरनेशनल एक्सेस फॉर चाइनीज कंपनीज एंड स्किल्ड वर्क फोर्स। चाइनीज़ कंपनीज के पास जो है स्किल है, वो लंबे अरसे से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उस अपने स्किल को वो एक्सपोर्ट करना चाहता है। और एक स्ट्रेटेजिक उसका रीज़न ये है चाइनीज़ एक्सेस टू इंडियन ओशन, ये मिलिट्री उसका मतलब टारगेट है। और ये अब ये आ जाएँ इसके ऊपर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वाई गवादर स्ट्रेटेजिकली नियर पर्शियन गल्फ एंड क्लोज टू द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज थ्रू विच 40% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल पासेस। ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ये जो सऊदी अरब और ईरान के बीच में है, ये नज़र आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज लिखा हुआ है। और ये 400 किलोमीटर दूर है गवादर से। और इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से, इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से वर्ल्ड का 40% ऑयल पास होता है।
40% ऑयल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है, जो कि जस्ट 400 किलोमीटर फ्रॉम गवादर है। करंटली चाइना इंपोर्ट्स 80% ऑफ इट्स 11 मिलियन बैरल पर डे ऑयल कंजम्पशन है चाइना की, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 11 मिलियन बैरल पर डे चाइना की ऑयल कंजम्पशन है, जिसमें से 80% वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से लेता है। ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है, ये नीचे लिखा हुआ है, ये इंडोनेशिया और चाइना मलेशिया के बीच में है। यहाँ पर ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, ये पायरेसी हिट एरिया है। यहाँ पर जो है ना, वो जो होते हैं समंदरी, वो क्या कहलाते हैं, हाँ कज़ाक, समंदरी कज़ाक यहाँ पे मौजूद हैं, और ये डेंजरस है। यहाँ पे उनकी कैजुअलिटीज़ होती रहती हैं और इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो ये अनसेफ रूट है, ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो कहलाता है। और ये यहाँ से वो 80% 11 मिलियन बैरल यानी ऑलमोस्ट 4 बिलियन साल का 4 बिलियन बैरल, उसमें से 80% यहाँ से पास होता है। Currently, China imports 80% is 11 million barrel oil per day oil consumption through the Strait of Malacca, a piracy hit area situated in between Indonesia and Malaysia. Existing distance of Chinese oil route, जैसे पहले बात हो चुकी है कि ये जो है ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत लंबा है और गवादर से ये बहुत शॉर्ट पड़ता है। जैसे कि अभी जनाब फुरकान भाई ने और दूसरे लोगों ने बताया कि ये 12,900 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से शंघाई तक का। और अगर ये जो है गवादर से लेके जाएं तो 3,500-4 हज़ार किलोमीटर बनता है अगर सेंटर तक लेके जाएं तो। दिस विल बेनिफिट चाइना टू सेव, अगर चाइना सिर्फ ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में, इसमें ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट सेव करेगा वो $3 बिलियन ईयर पास करेगा। ऑयल ट्रांसपोर्टेशन उसके मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन ये एक उसका जो है $3 बिलियन सेव करेगा। अच्छा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव अभी बात आ रही है चाइना मिडिल ईस्ट ट्रेड बियॉन्ड ऑयल, चाइना मिडिल ईस्ट ट्रेड। China for Saudi Arabia, UAE, Yemen, Oman to reach China, the shortest route is through Gwadar. UAE, सऊदी अरेबिया, यमन एंड ओमान, इसका $50 बिलियन से लास्ट 6-7 सालों में $250 बिलियन के पर ट्रेड आ चुका है। और ये एक्सपेक्टेशन है कि $250 बिलियन नेक्स्ट 10 सालों में $600 बिलियन पे चला जाएगा। $600 बिलियन की इस ट्रेड के लिए नियरेस्ट एरिया जो है वो गवादर है। ठीक है, प्रेजेंटली 2 पाकिस्तानी पोर्ट्स, जो ये जो अपना जो बताया, एक तो कराची पोर्ट और बिन कासिम पोर्ट, ये साल के 60 बिलियन के स्टफ़ जो है कमोडिटीज़ हैंडल करते हैं। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिला के पाकिस्तान का $60 बिलियन है जो कि उसको हैंडल करते हैं। 2 पोर्ट्स मिला के वो $60 बिलियन है। चाइना अफ्रीका ट्रेड, ये तो आपको मिडिल ईस्ट का ट्रेड बताया, अभी अफ्रीका का ट्रेड जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, 400 बिलियन स्टिल है। तो आप समझ लें कि उसके लिए भी जो है ना, ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट गवादर है। आप ये समझ लें कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में इस रूट से पोटेंशियल जो हो सकता है वो $1 ट्रिलियन हो सकता है। अगर उसका 25% भी ले लें तो $250 बिलियन एक साल में एक्सपेक्टेड है कि गवादर से हो सकता है। अभी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिला के सिर्फ $60 बिलियन है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 60 से 250 पे जाएगा अगर 25% हो तो। अगर फुल ऑपरेशन पे हो तो गवादर को 4 मिलियन बैरल ऑयल पर डे हैंडल करना पड़ेगा। और ये जो मैंने आपको बताया कि $250 बिलियन साल का उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो करना पड़ेगा, हैंडल करना। चाइनीज़ नेवी एक्सेस टू इंडियन ओशन, गवादर पोर्ट विल एनेबल चाइना टू कीप इट्स परमानेंट नेवल प्रेजेंस इन द गल्फ ऑफ ओमान एंड द अरेबियन सी। परमानेंट उनकी जो है नेवी आ जाएगी। गवादर पोर्ट विल इंक्रीज द नेवल आउटरीच ऑफ बोथ चाइना एंड पाकिस्तान टू काउंटर इंडो अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन द रीजन। चाइना का पॉलिटिकल भी कुछ होता है, ये मैं आपको जस्ट मुख्तसर से बता दूं कि मुख्तलिफ मुल्कों में दुनिया में फड्डे चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, फ्यूड्स चल रहे हैं, लाइक नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। मगर चाइना का ये है कि चाइना की दोनों से दोस्ती है। नॉर्थ कोरिया से भी उसकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, साउथ कोरिया से भी है, ईरान से भी है, सऊदी अरब से भी है, इंडिया से भी है, पाकिस्तान से भी है, पैलेस्टीन से भी है, इसराइल से भी है। ठीक है, सीरियन रेजीम से भी है, उनके जो है ना सफरर से भी है, उनके लिए भी हॉस्पिटल बना रहा है। तो इसके जो है पूरी दुनिया में जो है ना, इसके सब लोगों से जो है ना इसने अपने बना के रखा है। और ये स्पेशली अभी साउथ सूडान में उसने बहुत ही की रोल प्ले किया है। ये मैं आपको सिर्फ पॉलिटिकल ये टॉपिक नहीं था, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसका मुख्तसरन आपको बताता हूँ कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है $46 बिलियन है 15 साल 3 फेज़ में। रेल के ऊपर जो है, रेल रोड्स के ऊपर 11 बिलियन यानी 24%। ये होगा लोन फ्रॉम एक्सिम बैंक ऑफ चाइना एंड चाइना डेवलपमेंट बैंक टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इंटरेस्ट रेट इज़ 1.6%। इंटरेस्ट रेट इज़ 1.6%।
दूसरा है एनर्जी जनरेशन जो ऑलमोस्ट 34 बिलियन होगा, ये 74 बिलियन है जैसे कि बात आई अभी हाफिज साहब ने की, और 34 बिलियन होगा। और ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ये लोन नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जो चाइनीज़ प्राइवेट कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगी और चाइनीज़ प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट ऑफ चाइना स्पॉन्सर करेगी। और तीसरी चीज़ जो है गवादर डेवलपमेंट, ये डायरेक्ट लोन नहीं है, 34 बिलियन डायरेक्ट पाकिस्तान को लोन नहीं मिलेगा, वो चाइना अपने कंपनीज़ को देगा और वो कंपनीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी। गवादर डेवलपमेंट के लिए 1 बिलियन है जो 2% हो गया है, और इसका इंटरेस्ट रेट 0 है, इसमें आपको सिर्फ प्रिंसिपल रिटर्न करना है। बजट ऑन एनर्जी जनरेशन 34 बिलियन है जैसे कि अभी बात किया, इसके अंदर 74% टोटल इन्वेस्टमेंट का, और उसके अंदर सिंध में 11.5, बलूचिस्तान में 7.5, पंजाब में 6.9, KPK और AJK में 10.1। Chinese government is sponsoring Chinese companies who will install machineries, operate the plant and sell electricity to government of Pakistan in pre-fixed unit rate, यानी कि पावर एनर्जी के एक प्री फिक्स्ड रेट जो उनका डिसाइड होगा, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, उसके ऊपर वो सेल करेगी। और थोड़ी चीज़ को डिसाइड हो गया, सबका नहीं डिसाइड हुआ, और मोस्ट लाइकली इट वुड बी इन बिटवीन 8 to 9 सेंट US सेंट पर यूनिट डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ जनरेशन, और जो तकरीबन 8 रुपये से 9 रुपये पर यूनिट होता है 100 कन्वर्शन रेट पे। चाइनीज़ गवर्नमेंट इज स्पॉन्सरिंग फॉर 34, ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 34 बिलियन कैपिटल टू देयर ओन कंपनीज ऑफ द रेट एट द रेट ऑफ 5% to 6% इंटरेस्ट रेट, जो अपनी कंपनी से चार्ज करेंगी। पाकिस्तान को ना लोन दे रही है ना पाकिस्तान से चार्ज करेंगी, वो उनकी अपनी कंपनी को दे रही है। वो कंपनी पाकिस्तान से वो एग्रीमेंट करेगी कि वो जितना भी पावर जनरेट करेगी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ख़रीदना पड़ेगा, और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसका एक रेट फिक्स करेगी जो मोस्ट लाइकली 8 to 9 सेंट पर यूनिट होगा, जो कि 8 से 9 रुपये तकरीबन यूनिट होता है। सोशल एस्पेक्ट्स ये मैं आपको मुख्तसरन बताना चाहता हूँ। चाइना जो में 2 करोड़ जो है ना मुसलमान रहते हैं, चाइना में 2 करोड़ मुसलमान रहते हैं। मोर देन 15,000 चाइनीज़ जो है इस साल उन्होंने हज किया है, और ये तादाद जाहिर है कि बढ़ती रहेगी। मेनी चेंजेस चाइनीज़ आर सेंट फॉर कुरानिक स्टडीज़ टू सऊदी अरबिया, वो अब जा रहे हैं, उनका एग्रीमेंट भी हुआ है, और चाइनीज़ जो है गवर्नमेंट ऑफ चाइना जो है स्पॉन्सर कर रही है। चाइनीज़ लोग जो हैं वो सऊदी अरबिया जाएंगे और जा रहे हैं वो, क्योंकि उनका अपना ट्रेड है, बहुत ह्यूज ट्रेड है अरब के साथ और चाइना के साथ, तो वो वहाँ जा रहे हैं और पढ़ेंगे। अच्छा, चाइना स्कॉलरशिप भी आपको बढ़ा रहा है, सारे कंट्रीज़ का जो है मुस्लिम कंट्रीज़ का स्कॉलरशिप, एजुकेशन, हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप्स बढ़ा रहा है। अब एक बात मैं आपको ये बता दूं कि मुख्तसरन मैं आपको थोड़ी सी एक सोशल के बात ही बता दूं कि सोशल जब जो का मेजर मीनिंग ये होता है जब पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट होता है, पर्सन टू पर्सन जब कांटेक्ट होता है उसको बोलते हैं सोशल। अब पर्सन टू पर्सन जब मिसाल के तौर पर एक गरीब अमीर से मिलता है, गरीब अमीर से इम्प्रेस हो जाता है, जाहिल जब पढ़े लिखे से मिलता है, जाहिल पढ़े लिखे से इम्प्रेस होता है, ठीक है ना। तो झूठा जब सच्चे से मिलता है तो झूठा, ये अल्लाह ताला ने फितरत रखी है। तो जब चाइनीज़ में उनके साथ मुझे मौका मिला है जैपनीज़ के साथ काम करने का, चाइना भी जाने का, तो ये जो है जब वो हमारे साथ पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे स्पिरिचुअलिटी से वो इम्प्रेस हो जाते हैं, हमारा जो तौहीद और आखिरत की जो कॉन्सेप्ट है उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। उनकी वो जब उनकी जो इंटेलेक्चुअल जो थिंकिंग है, क्योंकि उनकी जो अपनी थिंकिंग है वो जो नो गॉड थिंकिंग है, और नो गॉड थिंकिंग में उनको कोई चीज़ मिसिंग लगती है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ड्रामे के अंदर आखिरी किस्त आप ख़त्म कर दें या किसी नॉवेल का आप आखिरी चैप्टर आप ख़त्म कर दें तो आपको लगेगा यार ये तो ख़त्म ही नहीं हुआ, अजीब सा फीलिंग होगा। तो वैसे ही उनको जो है, क्योंकि वो नो गॉड थ्योरी है उनके अंदर, अनलाइक क्रिश्चियंस एंड ज्यूज़, उनके अंदर सब अथीस्ट हैं, वो वैसे लिखने में बुद्धिस्ट होंगे लेकिन वो अथीस्ट हैं, तो वो उनको एक मिसिंग चेन लगती है। वो तौहीद और आखिरत से बड़े मुतासिर होते हैं, वो आपके नमाज से, वो आपके जो है ना रोज़े से, वो आपके बड़े मुतासिर होते हैं। लेकिन जब वो हमारे करीब आते हैं, जब वो हमारे स्पिरिचुअलिटी से इम्प्रेस होकर जब हमारे करीब आते हैं तो वो हमारे कैरेक्टर में उनको कुछ खराबियां नज़र आती हैं, तो फिर उन्हें लगता है कि नहीं यार ये चीज़ सही नहीं है, हमारा जो सिस्टम है वही सही है। वो हमसे क्या चीज़ देखना चाहते हैं, मैं मुख्तसरन बात इसको करके ख़त्म करूँगा, आप भी इस पर समझदार हैं। वो हमसे ये चीज़ें देखना चाहते हैं,
ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, सच्चाई, ईमानदारी, ट्रस्टवर्दीनेस, अमानत, कमिटमेंट, वादा पूरा करना, रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी, इक्वलिटी, मसावत, पेशेंस, बर्दाश्त, रिस्पेक्ट, इज्जत, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, नॉलेज, इल्म, जस्टिस, इंसाफ, काइंडनेस, रहमदिली, मॉडेस्टी, पाकिज़गी, सिंप्लिसिटी, सादगी, हार्ड वर्किंग, मेहनत। जब वो हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, जब वो नहीं देखते ये चीज़ें, अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो हम अगर बाउंड्री के ऊपर वॉल भी लगा देंगे ना, पाकिस्तान के बाउंड्री पे, हम सेफ़ नहीं रह सकेंगे, बल्कि हम अपने दरवाजे में ताला लगा देंगे, हम अपने घर में सेफ़ नहीं रह सकेंगे। तो इसका जो है, इसके लिए लाजमी है कि ये हमारे अंदर, ये अगर हमारे अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं आया तो हमारी नेशन अलहाद एक्सेप्ट कर लेगी, और अगर हमारे अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया तो उनकी नेशन तौहीद और आखिरत को एक्सेप्ट कर लेगी। ये सोशल के ऊपर थोड़ी सी मैंने बात कर दी इसमें। सीपेक रीपिंग द बेनिफिट, अब ये हमें गवर्नमेंट ऑफ, हम लोग पाकिस्तान एज ए नेशन, हम इसको बेनिफिट किस तरह से ले सकते हैं, ये मेरा आखिरी टॉपिक है। तो ये जो है, इसमें कुछ पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें सिक्योरिटी सिचुएशन, 15,000 की हमारी स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रही है जो PMA काकोल में उसकी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। तो वो सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए नहीं हो रही, पूरे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करेगा ये आपको। तो आपकी पहली अपॉर्चुनिटी तो ये होगी कि समहाउ आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन जो है ना इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा ये होगा कि आपको एक असेट मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का असेट मिल जाएगा आपको, जो है रेल रोड, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, पावर प्लांट, पाइपलाइन, ये इस तरह से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का एक असेट मिल जाएगा। ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरी ये है कि आपको जॉब्स मिलेगी। जॉब्स में आपको बहुत सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेगी। डायरेक्ट जॉब तो आपके कंस्ट्रक्शन में ये वो ना भी चाहें, मगर कुछ ना कुछ जॉब्स आपको मिलेंगी। और दूसरी बात ये है कि जो सेकेंडरी जॉब्स होंगी, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह, होटल वगैरह, ये आपको कर। न्यू इन्वेस्टमेंट, जैसे निशात ने ऑलरेडी एक प्लांट लगा लिया है सीमेंट का, लकी सीमेंट बलूचिस्तान में लगा लिया, लकी सीमेंट ने पंजाब में लगा रही है, अच्छा, और यूनिस ब्रदर्स ने एक कोल का प्लांट कराची में लगा लिया है। स्टील सप्लायर एक ऑरेंज मेट्रो लाइन को जो सप्लाई कर रहा है स्टील, वो एक कराची में स्टील मिल लगा रहा है। फास्ट केबल के नाम से एक लाहौर में केबल लग रही है, और पेशावर का एक इन्वेस्टर जो है वो एक स्टील मिल लगा रहा है लाहौर के अंदर। ये तो अभी जो थोड़ी बहुत हो रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आएगा। और गवादर पोर्ट एक्टिविटी, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि ये सिंगापुर को डेवलप किया 1 जनरेशन में सिर्फ उसके पोर्ट ने। सिंगापुर को जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन पे लेकर चली गई है, और रिच नेशन पे जो चीज़ वन चीज़ जो लेकर चला गया है वो उसका पोर्ट है। 1 लाख कंटेनर एक दिन में हैंडल करता है ऑलमोस्ट। तो ये पोर्ट को आप इजी ना समझें, पोर्ट कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये मिलियन ऑफ जॉब्स, ये एक कंजर्वेटिव इसकी वो है कि मतलब ये कि इसकी वो है कि एक जो है मिलियन ऑफ जॉब्स इसकी पैदा होगी। और Pakistan could earn millions of dollars in terms of port and cargo handling charges and also as freight charges for the import export activities। ये अगर मिसाल के तौर पर जैसे ये $600 बिलियन अरब से $400 बिलियन, अफ्रीका से $1 ट्रिलियन हो गया साल का, उसका 25% यानी $250 बिलियन भी हमें मिलता है। तो इसकी ह्यूज जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रेट चार्जेस वगैरह ये हमें मिल सकती है। बट जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा, ये तो अपॉर्चुनिटी कोई बात नहीं है, मिसाल ऐसे ही है जैसे आप एक घर किराए पे दे करके आप बैठे हुए सो गए, ठीक है, ये तो एक आइडल इन्वेस्टमेंट है। ये आइडल इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हमें मिलेगी, एंड विल हैव अ चांस टू कम आउट फ्रॉम विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड अडॉप्ट टू गो फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। पॉवर्टी की एक विशियस साइकिल होती है, अभी टाइम नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकता। उसकी सिर्फ बात यह है कि गरीब आदमी जो है ना गोल गोल घूमता रहता है, कम पैसे उसको जितने पैसे उसकी अर्निंग होती है उतने ही पैसे वो खर्च कर देता है, ना कुछ बचा सकता है ना कोई इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो पॉवर्टी के एक विशियस साइकिल में घूम रहा होता है। पाकिस्तान की भी यही हाल है। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा वेल्थ नहीं है, ऐसी कोई मनी नहीं है, लिक्विड मनी नहीं है को इन्वेस्ट करके वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है कि हमें एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मौका मिल रहा है। पुलिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल के ऊपर बात है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ लाइफलाइन फॉर पाकिस्तान इंडस्ट्रियल ग्रोथ। किसी भी कंट्री के लिए लाइफलाइन होती है इलेक्ट्रिसिटी। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ट्रीटेड एज बैकबोन ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमी। चाइना इज प्रोवाइडिंग बोथ लाइफलाइन एंड द बैकबोन। नाउ द ग्राउंड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इज सेट फॉर पाकिस्तान टू प्रूव इटसेल्फ ऑन वर्ल्ड अरीना। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ करके, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से, इलेक्ट्रिसिटी से,
ये दोनों को मिला के एक और चीज़ है हमारे पास, और वो है यूनिक यूथ पॉपुलेशन। ये दुनिया में कहीं पर भी नहीं है कि पाकिस्तान की 80% पॉपुलेशन 35 ईयर्स और बिलो है, और पाकिस्तान की हाफ पॉपुलेशन जो 23 ईयर्स की है, जस्ट जो टीनेज उनका थोड़ा अर्सा पहले ख़त्म हुआ है, यानी कि एनर्जी से भरपूर हैं वो। ये पाकिस्तान की, यानी कि आपको तो एक चाइना दो चीज़ें दे रहा है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है और वो दे रहा है, क्या नाम है, एनर्जी दे रहा है, और आपके पास ये जो है ना यूथ पॉपुलेशन है। वी हैव ऑल मटेरियल इंग्रेडिएंट्स फॉर सक्सेस। अब पाकिस्तान की कंसर्न की अपॉर्चुनिटीज़ थी, ये कंसर्न क्या है, अब दोबारा उसको देखें कि इकोनॉमी ऑफ स्केल, उसकी जो चाइना की स्ट्रेंथ है, जो पहले बता चुका हूँ, उसको दोबारा कर रहा हूँ कि चाइना की स्ट्रेंथ है उसकी इकोनॉमी ऑफ स्केल। वो लो कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट्स पैदा करके घुस जाना चाहता है पूरी दुनिया के मार्केट में। ये इस चीज़ को ध्यान में रखे, अब आगे चलते हैं। तो डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड कैन ईजिली फेस चैलेंजेस ऑफ लो प्राइस चाइनीज़ गुड्स बाई प्रोड्यूसिंग। जो अमेरिका और यूरोप है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, स्विट्ज़रलैंड है, अमेरिका है, ये सारे कंट्रीज़ जो है ना, ये लो प्राइस गुड्स का ईजिली मुकाबला कर सकते हैं। वो मुकाबला कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? उनके पास हाई टेक, हाई एंड केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, लग्जरी व्हीकल्स बनाते हैं, हाई टेक मशीनरीज बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, और हाई प्राइस सर्विस सेक्टर है। उनका ग्राउंड और चाइना का ग्राउंड अलग है। यूरोप और अमेरिका का इकोनॉमिक ग्राउंड और चाइना का इकोनॉमिक ग्राउंड अलग अलग है। वो दोनों अलग गेम, अलग पिच पे खेल रहे होते हैं, उनका मुकाबला नहीं है, इसलिए उनको चाइना से कोई तकलीफ नहीं है। और दूसरी बात यह है, आपको मिसाल के तौर पर बता दूं कि सिर्फ एक नेस्ले स्विट्जरलैंड, वो जितनी साल की सेल करती है वो पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट से 4 टाइम ज़्यादा है। सिर्फ एक कंपनी साल में जितना सेल करती है वो $100 बिलियन सेल करती है, आपके एक्सपोर्ट $25 बिलियन है साल की। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया। वो किस तरह के, वो उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट है। वो यूरोप और अमेरिका के पास जो क्वालिटी है, हाई टेक है, वो चाइना उसका मुकाबला नहीं कर सकता है फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड। बाद में जब 20 साल 30 साल बाद होगा वो अलग बात है। और जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं लाइक मिडिल ईस्ट और अरब वगैरह, उनको भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी चाइना से कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए कि वो ऑयल ही उनके पास इतना ज़्यादा है, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। लॉन्ग टर्म में हो सकता है उनको तकलीफ हो, लेकिन हमारा बिजनेस नहीं है, तकलीफ हो नहीं हो, मगर ये तो उनके सोचने की बात है। लेकिन ये कि फ़िलहाल उनको कोई थ्रेट नहीं है, इमीडिएट कोई थ्रेट नहीं है उनको। बट how underdeveloped nations like Pakistan, which neither has abundant natural resources nor high-tech technological background, will face the challenge of the flood of low-priced Chinese merchandise. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो इससे पहले भी बात आई है कि पाकिस्तान के पास ना हाईटेक इंडस्ट्रियल बेस है, ना आपके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो आप वो जो है ना लो प्राइस गुड्स का कैसे मुकाबला करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसके ऊपर जो है ना ये पाकिस्तान के जो कंसर्न है, इसके ऊपर बात की जा रही है। तो अब इसका जवाब क्या? आइसोलेशन इज़ नॉट सोल्यूशन। आइसोलेशन इज़ नॉट सोल्यूशन। सूनर और लेटर वर्ल्ड जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और वो जो है आपको आइसोलेशन में आप नहीं रह सकते, आइसोलेशन में नहीं रह सकते। आप ये नहीं कह सकते हम उसके साथ नहीं करेंगे काम, ये नहीं कर, ये कोई चॉइस नहीं है। आइसोलेशन इज़ नॉट सोल्यूशन, ठीक है। सूनर लेटर इट हैज़ टू बी फेस्ड, देन सूनर इज़ बेटर। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ ओनली सोल्यूशन। Rapid industrialization is only solution. Pakistan has to decide either it is economic corridor or a transit corridor. पाकिस्तान को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है इन ट्रू सेंस, और एक ट्रांजिट कॉरिडोर है कि चाइना आएगा, वो उधर से एक्सपोर्ट लेगा और उधर से चीज़ें लेगा, वो यहाँ से पहुँचा देगा और वहाँ से लाएगा और इधर से भेज देगा। ये ट्रांजिट कॉरिडोर है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है। वी हैव टू सिट एंड डिसाइड। इफ ट्रांजिट कॉरिडोर, पाकिस्तान विल नॉट गेट anything more than small shipping benefits, जो पहले बात हो चुकी है, whereas flood of cheap products from China will ruin conventional industries in Pakistan. पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज़ है उसका बेड़ा गर्क कर देगा, ख़त्म हो जाएगी, रुइन कर देगा उसको, उसके अपने लो कॉस्ट प्रोडक्ट से। और पाकिस्तान में अगर कोई 10 रुपये की प्रोडक्ट चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उसके 6 रुपये की प्रोड्यूस होगी, कौन खरीदेगा 10 रुपये वाला? ठीक है। तो इस वजह से जो है इसकी जो वो है कि अगर आपको रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाना पड़ेगा, आप सिर्फ जो है क्या नाम है उसके बेनिफिट्स नहीं ले सकते। उस बेनिफिट्स पे जो सी के जो बेनिफिट्स हैं और जो शिपिंग के बेनिफिट्स हैं, उससे जो है ना आप उसके ऊपर आप डिपेंड नहीं, क्योंकि आप जितना लेंगे 15,000 की फ़ौज भी आपको मेंटेन करनी है, वो फ़ौज के ऊपर खर्चा करेंगे, प्लस माइनस करके आपको क्या मिलेगा? अगर कुछ मिल भी गया तो इन द कॉस्ट ऑफ रूइनिंग योर इंडस्ट्रियल बेस, तो फिर आपका एंड ऑफ द डे आपको क्या मिलेगा?
रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ओनली सोल्यूशन टू फेस द चैलेंज ऑफ चीप प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको जो है ना गेट रीड ऑफ करप्शन, ये मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ, बूस्टिंग एक्सपोर्ट, फोकसिंग ऑन एजुकेशन एंड स्किल, ऑटोमेशन, वर्कर एंड प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड सेटिंग अप हाई टेक इंडस्ट्री। और जो टेक्सटाइल आपकी 60% जो आपको जो है कवर करता है आपके एक्सपोर्ट को, उसके अंदर वैल्यू एडेड टेक्सटाइल में आपको जाना पड़ेगा। बिहाइंड करप्शन में मैं आपको शॉर्ट जल्दी जल्दी बताता हूँ। बिहाइंड मोस्ट प्रॉब्लम इज इनएफिशिएंट एंड करप्ट गवर्नेंस। पाकिस्तान में करप्शन इज बिगेस्ट सिंगल मीनेस इन पाकिस्तान फॉर इट्स लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस एज पर इट्स एक्सपेक्टेड पोटेंशियल। एनर्जी शॉर्टेज इज एन, जैसे अभी बात हुई कि पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 22,000 है, आपको चाहिए 17,000, 5,000, तो मज़े में आपको खुश खुश रहना चाहिए, एक्सेस होता है, लेकिन इनफैक्ट आपका प्रोड्यूस हो रहा है 12,000 बजाय 5,000, आपका एक्सेस होने के और खुशी खुशी रहने के इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन आपका 5,000 लॉस हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द थेफ्ट, लॉसेस, नॉन रिकवरी ऑफ ड्यूज, मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन ऑफ रिलेवेंट कंपनीज। ये आपका एक मिसाल है करप्शन की। पाकिस्तान इज अमंग मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, causing a loss of rupees 1,500 billion a year, means USD 15 बिलियन अ ईयर और 150 बिलियन जस्ट 10 ईयर। 150 बिलियन एक ह्यूज अमाउंट होती है। चाइना हमें 15 साल के लिए 46 बिलियन दे रहा है। अगर हम अपने करप्शन को रोक लें तो 150 बिलियन डॉलर हमें 10 साल में मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये तो मैंने बहुत कंजर्वेटिव फिगर आपको बताई है, 1,500 बिलियन रुपीस। अभी परसों कराची यूनिवर्सिटी में जो है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वो उन्होंने किया है, प्रोग्राम किया है, उसमें इन्होंने 4,000 बिलियन रुपीस का बताया है। मैं आपको सिर्फ 1500 बिलियन रुपीस का बता रहा हूँ साल में। Taking excessive non-productive loans, mismanagement and corruption cause government to accept harsh IMF conditions for privatization। ये करप्शन की वजह से IMF की हमें हार्श कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। वो हार्श कंडीशन मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि अभी जैसे ये अभी कैबिनेट ने ये डिसाइड कर दिया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी प्राइवेटाइज हो जाएंगी। ऑयल एंड गैस, पाकिस्तान पेट्रोलियम, मारी गैस, पाक अरब रिफाइनरी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, सुई नॉर्दर्न, पाकिस्तान इंटरनेशनल, PIA रोजवेलेट, पाकिस्तान रेलवे, गोजरावाला इलेक्ट्रिक, लाहौर इलेक्ट्रिक, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक, नॉर्दर्न इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान स्टील मिल, नेशनल पावर, पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट वुमेन बैंक, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, नेशनल इन्वेस्टमेंट, नेशनल इंश्योरेंस, पाकिस्तान री इंश्योरेंस, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस, सिविल एविएशन, कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये सारे का डिसाइड हो चुका है कि ये आपको फॉर सेल है। यानी कि इसकी डिसीशन जो है, डिसीशन मेकिंग जो है शेयर्स वो दूसरों को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और डिसीजन मेकिंग 10% हो कि 50% हो, ये अलग बात है, डिफरेंट कंपनीज़ का डिफरेंट है। ठीक है, ये सारे जो है सेल होने का ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है। तो सोल्यूशन क्या है? ऑनेस्ट, न्यूट्रल, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड कॉम्पिटेंट लीडरशिप विद अ सेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कैन ओनली एड्रेस द प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन क्या है? एन ऑनेस्ट, न्यूट्रल, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड कॉम्पिटेंट लीडरशिप विद अ सेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कैन ओनली एड्रेस द प्रॉब्लम। और अब ये करप्शन खत्म हो गया, बूस्टिंग एक्सपोर्ट पे आ जाएं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर रिमेंड स्टैग्नेंट इन लास्ट डिकेड। ये 10 साल पहले की बात है, जब मैं बांग्लादेश गया था। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 18 बिलियन डॉलर होती थी, ठीक है, और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट 12 बिलियन डॉलर होती थी 2004 में। आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट 36 बिलियन डॉलर होती है, 3 टाइम्स ज़्यादा। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 18 से 25 पे पहुंची है। पिछले 10-11 सालों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 18 से 25 पे पहुंची है और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट 12 से 36 पे पहुंच गई है। पाकिस्तान सफ़र एंड एबनॉर्मली हाई ट्रेड गैप। पाकिस्तान का ट्रेड गैप बहुत हाई है, जितने का बेचता है उससे 1.5 गुना खरीदता है। अगर $100 का बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, तो $150 का इंपोर्ट करता है। ये दुनिया में बहुत ही यानी कि बैकवर्ड जो है ना, ये तस्वुर किया जाता है। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो $50 आपको, यानी कि आप $25 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और आपका $38 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं। ये बाकी का $13 बिलियन कहाँ से कवर होता है? पूरी दुनिया से जो रेमिटेंस भेज रहे होते हैं वहाँ से कवर होता है। और आप पैसे को डिवैल्यू करते हैं, महंगाई बढ़ाते हैं, वो आपका जो है ना वो सारा बढ़ाते। तो ये आपकी जो है ना गुर्बत बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है, ये आपका वो होता है। पाकिस्तान की GDP बहुत लेस है और ये $280 है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर सही तरीके से चले बहुत हाई हो जाएगा। पाकिस्तान में तीसरे पॉइंट है इलिटरेसी बहुत है। पाकिस्तान में 38% इलिटरेसी है, 26% रूरल अर्बन में, 50% रूरल में। ये भी हमारी इकोनॉमिक स्लो डाउन की एक बहुत बड़ी रीज़न है।
और पाकिस्तान का जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तो बात ही मत करें, जो 68% हैं उसमें से भी आधे की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत पुअर है। इसके आप लोगों ने देखे होंगे कि वो कराची के स्कूल में गए, वो CAT कैट लिखा, चौथी क्लास का बच्चा ये नहीं बता सकता कि CAT कैट लिखा हुआ। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत पुअर है। 12,000 से ज़्यादा इंजीनियर हर साल प्रोड्यूस होते हैं, सिर्फ 5,000 को पाकिस्तान में जॉब मिलती है, 1,000 पाकिस्तान से बाहर आगे पढ़ने के लिए चले जाते हैं, बाकियों को सब स्टैंडर्ड जॉब मिलती है, और वो जो है वो क्राइम और मिजरी और दूसरी चीज़ों में, टेररिज्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ पाकिस्तानी वर्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही शेम की बात है कि पाकिस्तानी वर्कर अगर $100 की चीज़ बनाता है तो सिंगापुर का वर्कर $1,000 की चीज़ बनाता है सेम टाइम के अंदर। पाकिस्तानी प्रोडक्टिविटी ऑफ पाकिस्तानी वर्कर इज़ 10 टाइम्स लेस दैन ऑफ सिंगापुर वर्कर। हमें जो है ना एजुकेशन अच्छी करनी होगी और जो है इसमें जो है ये सारा करना होगा, स्किल हमारी बढ़ानी होगी, सिर्फ एजुकेशन नहीं स्किल भी बढ़ानी होगी ताकि प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ सके। उसके लिए जो है वो जो वोकेशनल ट्रेनिंग और दूसरी वो सारी, मैं इसको स्किप करके आगे चल रहा हूँ। सोल्यूशन, पाकिस्तानी वर्कर अगर सिंगापुर वर्कर के बराबर प्रोडक्टिविटी दे दे, 8 घंटे में वो अगर $1,000 का बनाता है तो हम $100 के बनाते हैं। अगर हम उनके बराबर प्रोडक्टिविटी दे दें तो हमारा जो है आउटराइटली 15,000 जो हमारे पैसे हैं, जो सीलिंग है, जो हमारी वो है बॉटम लाइन है, 15,000 एक वर्कर को जो मिलता है वो 1.5 लाख में चला जाएगा फ़ौरन ही। तो ये स्कोप बहुत हाई है। तो अभी मैंने ये 12-13 जो है ना एरियाज़ सजेस्ट किए हैं, 12 एरियाज़ सजेस्ट किए हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उसके अंदर प्लानिंग करे। प्लान भी मैं बता देता हूँ। रिफाइनरीज है, मशीन लाइक जनरेटर, पंप, साइलोज, गारमेंट मशीनरीज, बॉयलर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, मोबाइल 20 करोड़ में से 10 करोड़ यूज़ करते हैं मोबाइल, तो पाकिस्तान में मोबाइल का है 2-3 रहती। तो स्टील मिल है, री रोलिंग मिल है। पाकिस्तान में सरिया जो है ना, सरिया जैसी चीज़ जो है चाइना से आती है। तो ये सारी ऑयल जो अपना फर्टिलाइज़र है, ऑटोमोबाइल है, वगैरह वगैरह। ये टेक्सटाइल के अंदर पाकिस्तान का जो है बहुत, हम जो है ना ये अब छोटी सी एग्जांपल आपको दे दें आपको समझने के लिए कि बांग्लादेश में कुछ पैदा नहीं होता है, कॉटन पैदा नहीं होता है। बांग्लादेश में RMG जो है उसका 30 बिलियन एक्सपोर्ट है रेडीमेड गारमेंट्स, और पाकिस्तान का रेडीमेड गारमेंट 1 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान में कॉटन पैदा होता है। दुनिया का 5वां बड़ा कंट्री है जो कॉटन प्रोड्यूस करता है, और पाकिस्तान में RMG रेडीमेड गारमेंट सिर्फ $1 बिलियन का प्रोड्यूस होता है, और बांग्लादेश सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है, $30 बिलियन का प्रोड्यूस करता है। बांग्लादेश में 1 किलो भी कॉटन प्रोड्यूस नहीं होता है। और ये केमिकल और सॉफ्टवेयर ये पाकिस्तान में डेवलप, इसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेस करना चाहिए कि गवर्नमेंट मस्ट वेव ऑल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस इन इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड मशीनरीज इन दीज सेक्टर्स एंड इम्पोज ड्यूटी एंड इम्पोर्टिंग फिनिश गुड्स फॉर एटलीस्ट 10 years। प्रेजेंटली इट इज़ अदर वे राउंड। पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि ये सब इंडस्ट्री जो मैंने आपको 12 बताई हैं, इसकी जो है जो रिलेटिवली हाईटेक इंडस्ट्री में आएगी, कन्वेंशनल इंडस्ट्री से थोड़ा आगे की ये चीज़ें हैं, इसकी जो रॉ मटेरियल है और जो इसकी मशीनरीज़ है उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ड्यूटी लगा दी है, और इसके फिनिश गुड्स के ऊपर ड्यूटी नहीं है। ठीक है, लास्ट प्रोग्राम में भी ये बात आई थी कि वो इसके रॉ मटेरियल पे और इसकी मशीनरीज पे ड्यूटी है, लेकिन फिनिश गुड्स इंपोर्ट करने पे कोई ड्यूटी, जबकि ये अदर वे राउंड होना चाहिए कि आप फिनिश गुड्स पे जो है ड्यूटी लगाएं और उसके रॉ मटेरियल्स और मशीनरीज के लिए आप ड्यूटी 10 साल के लिए वेव करें। Pakistan needs to implement these suggested measures to take leverage of the opportunity of CPEC to solve the issue of growing unemployment, illiteracy and poverty. If not, then will cause more destruction and militancy in society, and the ingredient of success will backfire. ये पहले बात बता चुकी है, पाकिस्तान के अंदर 80% यूथ पॉपुलेशन है, 80% जो है वो उसको जो है मिरेकल्स कर सकती है, वंडर करने की उसके अंदर सलाहियत है अगर सही तरीके से वो किया जाए। पाकिस्तान 10 साल में 20 करोड़ से 30 करोड़ का नेशन बनने वाला है। पाकिस्तान की अभी पॉपुलेशन 20 करोड़ है, तो अगले 30 सालों में 10 करोड़ और लोग आ जाएंगे, तो उसकी अभी से प्लान करनी हो। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है GDP ग्रोथ करने का और उसके सैलरी बढ़ाने का। Last but not least, our timely policies will determine whether we will get to ride on elephant or would be ruined under its feet. Thank you.